हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो बच्चे एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेस टेक्निकल उन बच्चों के लिए अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं। और इस सीरीज में उन सिलेक्टिव टॉपिक लिया गया है जिस सिलेक्टिव टॉपिक से अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करोगे तो उन्हीं टॉपिक से 90 से 95% सवाल पूछा जाता है। यानी कि ये जितना भी सिलेक्टिव टॉपिक इस सीरीज में लिया गया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बूस्ट करेगा। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज में जो एमसीक्यू, जो पीवाईक्यू आपके लिए लेके आए हैं, ये सवाल आपको बहुत ही कम रिपीटेड सवाल मिलेगा। ये यूनिक सवाल लेके आए हैं आपके लिए, जो कि एक सिलेक्टिव टॉपिक के साथ साथ एक्सपेक्टेड भी है कि ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछने का चांसेस है। तो मेरे बच्चे, अगर आप इस सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो 100% आप अगर ऑनेस्टली एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 100% बेनिफिट्स मिलेगा। ओके बच्चे, तो बच्चे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे को फॉलो करने के लिए मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ेगा। टेलीग्राम में वीडियो का एनिमेशंस पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड के साथ साथ वीडियो का लिंक भी शेयर किया जाता है। एंड आपको फेसबुक में भी जुड़ना है। ठीक है बच्चे, तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो प्लीज वो बच्चे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे एंड अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं, आपके बेनिफिट्स वाला वीडियो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चे, तो अगर लाइक भी कर लिए हो, शेयर भी कर लियो और सब्सक्राइब भी कर लियो, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बच्चे प्रीवियस लेक्चर में अपन स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग था थ्योरी ऑफ मशीन से। थ्योरी ऑफ मशीन्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सेलेक्ट किए। उस टॉपिक के रेस्पेक्ट में अपन डेली 20 से 25 सवाल आपके सामने लेके आएंगे, और जिससे उस सवाल को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और उस सवाल से 100% आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो थ्योरी ऑफ मशीन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको 90 से 95% सवाल देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से 90 टू 95% सवाल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये टॉपिक अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे प्लेनर मैकेनिज्म। ठीक है, तो प्लेनर मैकेनिज्म का कुछ थ्योरी क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट किए थे, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चंस लेके आए थे, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके जाना ही है एग्जाम से पहले। ओके बच्चे, और ये जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट समझ के पहले उसी को वो बच्चे लोग तैयारी करते रहते हैं। बट आपको थोड़ा यूनिक सोचना है, कुछ यूनिक करना है, ताकि आपका मार्क्स सबसे ऊपर रहे और आपको एक सीट पक्का मिले। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा प्लेनर मैकेनिज्म और गियर ट्रेन के ऊपर। प्लेनर मैकेनिज्म पिछले लेक्चर में थ्योरी कराए थे, आज थ्योरी एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल भी आपको कराया जाएगा, और गियर एंड गियर ट्रेन से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें भी 20 टू 25 में फ्लाईव्हील और गवर्नर का रहेगा, जो कि ये जो 4 टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं 90 टू 95% सवाल पूछा जाता है इन्हीं टॉपिक से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का हम लोग का सवाल रहेगा प्लेनर मैकेनिज्म, यानी कि सिंपल मैकेनिज्म एंड गियर ट्रेन। टुडे टॉपिक है ये, अपन का आज का टॉपिक है। ठीक है बच्चे, आज का अपन का टुडे टॉपिक। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए और क्लास का आनंद लीजिए और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो अपन का आज का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। ये जितना भी ऑप्शन दिया, इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन को आपको समझने के लिए इस क्वेश्चंस के जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए
कंस्टेंट मोशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो कंस्टेंट मोशन है बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कांस्टेंट मोशन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट देख लीजिए, जो पहला प्रकार है कांस्टेंट मोशन का, फर्स्ट है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। अच्छे से देखिए एक एक टॉपिक को। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, ठीक है। आपको कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के बारे में समझना पड़ेगा। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में जो आपका डिजायर्ड मोशन होता है, जो मोशन आपको चाहिए, ठीक है, वो ओनली वन डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में? ओनली वन डायरेक्शन में। यानी कि ये जो मोशन है, ये मोशन अपन का जो डिजायर्ड होता है, ओनली वन डायरेक्शन में डिजायर्ड होता है। ओनली वन डायरेक्शन। ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा स्क्वायर शाफ्ट इन ए स्क्वायर होल, ठीक है। स्क्वायर शाफ्ट इन स्क्वायर होल, यानी कि आपके पास एक स्क्वायर शाफ्ट होगा, उसको स्क्वायर होल में डाल देने से ओनली वन मोशन होगा। स्क्वायर शाफ्ट इन स्क्वायर होल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है सर्कुलर शाफ्ट विथ कॉलर इन सर्कुलर होल, ठीक है। दोनों का मैं डायग्राम से समझाऊंगा। सर्कुलर शाफ्ट विथ कॉलर इन सर्कुलर होल, ठीक है। थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में अपने को सर्कुलर होल बनाना है। क्या होल बनाना है? सर्कुलर होल बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो स्क्वायर शाफ्ट लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर शाफ्ट है और इसमें स्क्वायर जो होल है उसमें इस शाफ्ट को, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखा देते हैं। ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जब ये फर्स्ट बॉडी को अपन फिक्स मान लेते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। जब इसमें, जब सर्कुलर होल में एक, सॉरी, स्क्वायर स्क्वायर होल में एक स्क्वायर शाफ्ट को डाला जाता है, ठीक है। ये शाफ्ट जो स्क्वायर है, स्क्वायर शाफ्ट, जब स्क्वायर होल में स्क्वायर शाफ्ट डाला जाता, ठीक है, तो इसमें ओनली वन डायरेक्शन में मोशन होता है। ओनली वन डायरेक्शन में मोशन आएगा। किस डायरेक्शन में? ओनली वन डायरेक्शन में मोशन आएगा। समझ में आएगा? आगे पीछे करेगा, ओनली वन डायरेक्शन में मोशन है। कैसे? ऐसे आगे पीछे करते रहेगा, ऐसे आगे पीछे करते रहेगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। एंड सेकेंड एग्जांपल अपन देख सकते हैं। देखिए, अनदर एग्जांपल, ये बॉडी वन है जो कि फिक्स है, ठीक है। बॉडी वन है जो कि फिक्स है, ओके। इसमें अपन
एक शाफ्ट डाल दिए हैं, ओके बेटा। और ये जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बट जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो ये दो डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ऐसे ये रोटेट भी हो सकता है, ठीक है, और आगे पीछे हो सकता है। तो आगे पीछे जो इसका आगे पीछे को रोकने के लिए इसमें इसके ऊपर अपन क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर एक कॉलर लगा देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर एक कॉलर लगा देते हैं। कॉलर लग गया, ये कॉलर लग गया, ये कॉलर लग गया। अब इसका मोशन ओनली क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में ओनली रोटेट करेगा। इसका मोशन अभी एक ही डायरेक्शन में ओनली क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। ये ओनली ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन, ओनली रोटेशन, ओनली रोटेशन, ठीक है। ये एक टाइप हो गया कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, ठीक है। इसका अनदर टाइप आता है, सेकेंड टाइप, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। दूसरा क्या है, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, ठीक है। इसमें जो आपका शाफ्ट का मोशन होगा, ये मोर देन वन डायरेक्शन, मोशन क्या होगा, मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है। मोशन मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है। इसका बस जस्ट एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, ठीक है। मोर देन वन डायरेक्शन, सर्कुलर होल इन सर्कुलर शाफ्ट, सर्कुलर होल इन सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। बट इसमें कॉलर नहीं है, कॉलर होता तो ओनली एक डायरेक्शन में, सर्कुलर होल ये रोटेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, ठीक है। देन थर्ड वाला है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इसमें जो आपका होगा, ये भी ओनली वन डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये डिटेल समझेंगे, ये भी टू डायरेक्शन में होता है, वन डायरेक्शन में मोशन को हम लोग फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एक्शन, ठीक है। ये भी मोशन ओनली वन डायरेक्शन, मोशन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला फुट स्टेप बियरिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दो डायरेक्शन में मोशन होता है बट इसको रोक देते हैं। सेकेंड, पिस्टन सिलेंडर इन आईसी इंजन, ठीक है। ये सब जब थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें डिटेल समझ में आ जाएगा। एंड थर्ड, कैम एंड फॉलोअर, ठीक। अब देखिए, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन, ये जो एक ऑप्शन है इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन में सर्कुलर होल इन सर्कुलर शाफ्ट, तो देखते हैं क्या ये वाला ऑप्शन है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोला है, फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन का जो फर्स्ट है, शाफ्ट विद कॉलर इन सर्कुलर होल, ठीक है। कॉलर लिखा है, देखिए इसमें क्या है, कॉलर, इसमें ज्यादा फोकस करें, कॉलर लिखा है यानी कि ये कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन है। शाफ्ट इन ए फुट स्टेप बियरिंग सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन है। स्क्वायर बार इन स्क्वायर और कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा, मतलब इसमें से ए बी सी डी तीनों तीनों में से सब के सब कंप्लीटली इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन नहीं है, या तो कोई कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन है या तो कोई सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन है, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में देखिएगा। नेक्स्ट है
इन द स्लाइडर क्रैंक चेन द इंफॉर्मेशन ऑफ विथ व्हाट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म टेक्स प्लेस व्हेन। ठीक है, फॉर्मेशन इसका समझिए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ध्यान से देखेंगे, मजेदार टॉपिक है। सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म के मैकेनिज्म के इन्वर्स, सिंगल स्लाइडर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, इसके इन्वर्जन के बारे में अपन देखेंगे, क्योंकि अगर आपको इन्वर्जन क्लियर है, ठीक है, इन्वर्जन क्लियर है, तो इसमें कहीं भी नहीं फंसोगे। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म समझ में आ रहा है बेटा? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन के बारे में जानेंगे। इसका फोर्थ इन्वर्जन है, ठीक है, 4 इन्वर्जन है, मैं एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। कितने इन्वर्जन है? 4 है, ठीक है। फर्स्ट इन्वर्जन, ठीक है, फर्स्ट इन्वर्जन जो होता है, ये होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। फर्स्ट इन्वर्जन क्या है? रेसिप्रोकेटिंग इंजन या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसको आईसी इंजन बोल सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन या फिर कंप्रेसर, ठीक है। ये होता है, देखो डायग्राम से भी समझा दूंगा। जब सिलेंडर को फिक्स करते हैं, क्या फिक्स होता है? सिलेंडर फिक्स, सिलेंडर इज फ्रेम, सिलेंडर इज ए, सिलेंडर इज फिक्स्ड। सेकेंड इन्वर्जन, with what quick return mechanism, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इसमें क्रैंक इज फिक्स्ड, क्रैंक इज, ठीक है। इसका डिटेल जब कंप्लीटली नोट समझेंगे तब इसको कंप्लीटली थ्योरी समझेंगे, डिटेल समझेंगे, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है, लगभग इसी एक ही टॉपिक में 2-3 घंटा निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी ऊपर से बस कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपको क्वेश्चन लगाना चाहिए, ठीक है। थर्ड इन्वर्जन होगा विद अ स्लाइडर, ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, ठीक है बेटा। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में, अगर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया जाएगा, कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड। एंड थर्ड इन्वर्जन इज, फोर्थ इन्वर्जन इज बुल इंजन बोल सकते हैं, हैंड पंप भी उसको बोल सकते हैं, पेंडुलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बुल इंजन लिख देता हूं ओनली, क्या है? बुल इंजन या हैंड पंप, बुल इंजन या फिर हैंड पंप। जब स्लाइडर को फिक्स करेंगे, क्या फिक्स रहेगा? स्लाइडर इज फिक्स, स्लाइडर इज फिक्स, ठीक है। इसका और डिटेल है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसमें सिलेंडर को फिक्स करते हैं विथ एन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्रैंक इज फिक्स्ड, ठीक है। यानी कि ये आपका क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म होगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म होगा। रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, कंप्रेसर ये जो होता है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होता है। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म भी, ये भी क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म होता है। बट बुल इंजन या हैंड पंप ये रॉकर रॉकर या डबल रॉकर मैकेनिज्म होता है, जो कि थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सारा कुछ आपको डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझा देता हूँ हल्का सा, आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए डायग्राम से समझा देता हूँ हल्का सा। ये मान लीजिए क्रैंक है, ठीक है, क्या है? क्रैंक है,
ये आपका स्ट्रोक लाइन है, स्ट्रोक लाइन है, ठीक है। स्ट्रोक लाइन में आपका अभी सिलेंडर आएगा, ये सिलेंडर है, ये पिन, ये क्रैंक पिन, इसके बाद घूम रहा है क्रैंक, ठीक है। क्रैंक रॉड है, ये कनेक्शन रॉड है, ठीक। देखिए ध्यान से, ये जो है सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर को फिक्स करेंगे। देन दिस इज द क्रैंक, क्रैंक ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। क्रैंक और एक कनेक्टिंग रॉड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स कर दिए जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्जन मिलता है। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म 4 इन्वर्जन में, और दिस इज द स्लाइडर, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, ठीक है। तो एक बार अपने को सिलेंडर को फिक्स करना है, क्रैंक को फिक्स करना है, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करना है, ठीक। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, इन द स्लाइडर क्रैंक चेन द फॉर्मेशन ऑफ विथ अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। इसमें दिया स्मॉलेस्ट लिंक इज जो क्रैंक फिक्स होता है, देखो क्रैंक इज, देखो विथ अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्रैंक फिक्स, जो क्रैंक होता है ना सबसे शॉर्टेस्ट लिंक होता है, ये क्रैंक की जो होता है शॉर्टेस्ट लिंक, शॉर्टेस्ट लिंक यानी कि शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होगा तो आपका विथ एन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मोशन होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट लिंक, आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी इज आपका करेक्ट आंसर, स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। Which of the following options is true for a crank rocker mechanism? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म यानी कि जो फिक्स लिंक होगा, फिक्स लिंक के एक नियरेस्ट लिंक वो आपका 360 डिग्री रोटेट होगा और दूसरा ऑसिलेटेड होगा, यानी कि पार्शियली रोटेट होगा, ठीक है। यानी कि जो 360 रोटेट होगा उसको क्रैंक बोलेंगे और जो पार्शियली रोटेट होगा उसको अपने को क्या बोलना है, रॉकर बोलना है, इसलिए क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसे सिंपल से समझते हैं इसको, एक छोटा सा डायग्राम लेके देखिए। ये मान लीजिए लिंक है, ये मान लो शॉर्टेस्ट लिंक है, दिस इज द एस शॉर्टेस्ट लिंक, ठीक है। ये एल हो गया मान लो लॉन्गेस्ट लिंक, और अनदर पी लिंक है एक, और एक क्यू लिंक है, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट लिंक के जो शॉर्टेस्ट लिंक है, अगर शॉर्टेस्ट लिंक के नियरेस्ट लिंक को अपन फिक्स कर दें, शॉर्टेस्ट लिंक के नियरेस्ट लिंक को फिक्स कर दें, ठीक है। फिक्स्ड, ये फिक्स लिंक है, शॉर्टेस्ट लिंक के नियरेस्ट लिंक को फिक्स कर दे, जो जो तो शॉर्टेस्ट लिंक होता है, जो शॉर्टर लिंक है, ये शॉर्टर लिंक हमेशा 360 रोटेट करेगा, कितना डिग्री, 360 रोटेट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्रैंक। और ये जो पी है ये पार्शियली रोटेट करेगा ऐसे, ये पार्शियली, ठीक है, लेस देन 360 रोटेट करेगा, यानी कि ये हो जाएगा रॉकर, ठीक है। यानी कि फिक्स लिंक के नियरेस्ट एक लिंक जो हो जाएगा वो 90 डिग्री रोटेट होगा, 360 डिग्री रोटेट होगा तो क्रैंक कहलाएगा, और एक ऑसिलेटेड होगा वो रॉकर कहलाएगा, ठीक है। इसको अगर अपन डिटेल से जानेंगे, देखिए इसको अगर डिटेल से जानेंगे, फर्स्ट अगर शॉर्टेस्ट फिक्स होगा, शॉर्टेस्ट को अगर फ्रेम बनाएंगे, शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, तो होगा क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, यानी कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म,
ठीक है। बट इसके लिए आपका ग्रासहॉपर लॉ सेटिस्फाइड होना चाहिए। ग्रासहॉपर लॉ क्या होता है, आगे जाकर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। सेकेंड अगर एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट फिक्स होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट के नियरिंग एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट इज फिक्स्ड, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, जो कि अभी एडजेसेंट के शॉर्टेस्ट फिक्स, ये जो लिंक है एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, ये जो लिंक है ये है एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, क्या हो जाएगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। एंड थर्ड अगर ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट फिक्स हुआ, ठीक है, ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट यानी कि कपलर, जो ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट का ऑपोजिट जो होता है उसको कपलर बोलते हैं, ठीक है। यदि फिक्स ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रॉकर मैकेनिज्म, यानी कि डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो आपको ये पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है, ये जितना भी पॉइंट बताया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो इन्वर्जन होता है 4 बार चेन मैकेनिज्म की इन्वर्जन है, जो कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, वन लिंक कनेक्टेड टू द फिक्स लिंक ऑसिलेटेड while द अदर इज फुल रोटेशन, ठीक है, एक ऑसिलेटेड होगा और दूसरा फुल रोटेशन होगा, यानी कि आंसर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक ऑसिलेटेड होगा, जो देखो वन लिंक कनेक्टेड टू द फिक्स लिंक ऑसिलेटेड, फिक्स लिंक के साथ एक लिंक कनेक्टेड होगा जो कि ऑसिलेटेड होगा, यानी कि पार्शियली रोटेशन होगा, यानी कि रॉकर मैकेनिज्म, रॉकर लिंक कहलाएगा, और एक लिंक 360 रोटेट होगा, वो क्रैंक लिंक रखेगा, यानी कि क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, बिल्कुल ही आसान सवाल है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक, इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से बता दिया, अभी बस डायरेक्ट से इसका फॉर्मूला से वैल्यू निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस सेंटर यानी कि आई सी इज इक्वल टू एल -1/2। एल कितना है, 8 लिंक बोला है, 8 -1/2, यानी कि आई सी बराबर 8 × 7/2, तो हो जाएगा 28 लिंक। कितना हो जाएगा, 28 लिंक, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके बेटा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काइनेमेटिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेमेटिक के कॉन्टेक्स्ट में, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ मोशन, ठीक है। जब अपन एक लिंक फिक्स कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, उसके बाद कितना मिनिमम नंबर ऑफ मोशन होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट मोशन कहलाएगा। तो वो अगर 2 लिंक हैं, दोनों लिंक का मोशन हो रहा है डिफरेंट, बट दोनों का मोशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, यानी कि डिपेंडेंट है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही कहलाएगा। यानी कि जैसे एक रोटेशन हो रहा है, एक ही लिंक मान लो, एक ही लिंक रोटेशन भी हो रहा है, रोटेशन के साथ साथ वो अपना ट्रांसलेशन भी हो रहा है, बट जो ट्रांसलेशन हो रहा है विद द रेस्पेक्ट टू रोटेशन, जो ट्रांसलेशन हो रहा है रोटेशन के रेस्पेक्ट में होता है, यानी कि रोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको अलग अलग मोशन नहीं कहलाएंगे, अलग अलग फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं कहलाएंगे, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएंगे। जैसे स्क्रू नट, ठीक है, जो स्फेरिकल पेयर होता है, नट को क्या करते हैं, नट और स्क्रू में एक को अपन रोटेट करते हैं और अपने आप अंदर जाते रहते हैं, यानी कि रोटेट के ऊपर डिपेंडेंट है वो ट्रांसलेट होना, यानी कि उसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन होता है, ठीक है। इसलिए इंडिपेंडेंट मोशन कहलाए एक लिंक फिक्स करने के बाद। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पेसिफाइड द फिक्स द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक एल एंड नंबर ऑफ जॉइंट जे फॉर ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेमेटिक चेन
विथ ओनली लोअर पेयर जॉइंट्स ए रिलेटिव बाय द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन होगा काइनेमेटिक चेन होने के लिए? फॉर काइनेमेटिक चेन ठीक है, देखिए फर्स्ट देखिए J इज इक्वल टू, देखो पहले L बराबर 2p माइनस 4, J बराबर 3/2L माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, नीचे देखते हैं, ठीक है, इसका और भी है अलग नहीं, तो ये सॉरी इसको आगे बढ़ाते हैं, तो J बराबर 1.5L माइनस 2। तो आंसर तो ये आ गया आपका, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 1.5 माइनस 2, यानी कि आंसर नंबर डी है, ठीक है। बट और भी इसका दो फॉर्मूला है काइनेमेटिक चेन होने के लिए। एक फॉर्मूला है L बराबर 2/3 J प्लस 2, एंड और एक है आपका 2J बराबर 3L माइनस 4। ये जो चार केस दिख रहा है, ये चारों केस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो आपका काइनेमेटिक्स लिंक कहलाएगा। इसको याद रखिएगा, कोई भी एक केस उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार जैसे ये वाला पूछ दिया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देन इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स इज प्योर स्लाइडिंग, देन द रिलेटिव इंस्टेंटेनियस सेंटर, समझते हैं प्योर स्लाइडिंग के केस में रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स, ध्यान से देखिए, ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स। सपोज मान लीजिए ये एक लिंक है, ठीक है, और ये अनदर लिंक है, ठीक है। इसका जो, ध्यान से देखेंगे, इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, और इसका रिलेटिव मोशन बोल रहा है एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, डिफरेंट स्पीड का या अलग अलग डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है। क्या है वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी मान लो ये ए है और ये वेलोसिटी बी है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करने के लिए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अपने को एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कर दिया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ, और इस डायरेक्शन में इसके भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर होने के लिए जो दोनों लिंक का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में जो लाइन ड्रॉ किए, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट में करेगा उस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस सेंटर कहलाएगा। जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस सेंटर कहलाएगा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और ये कहां पे कटेगा, इन्फिनिटी जाके कटेगा, कहां, इन्फिनिटिव जाके, ये इन्फिनिटिव में जाके अपना क्या क्या इन्फिनिटी में जाके क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। या देखिए इसका आई सेंटर कहाँ हो जाएगा, इसका आई सेंटर हो जाएगा एट ए इन्फिनिटिव, इसका आई सेंटर हो जाएगा एट ए इन्फिनिटिव। यानी कि जब जो स्लाइडिंग होता है, ठीक है, स्लाइडिंग लिंक का इंस्टेंटेनियस सेंटर एट ए इन्फिनिटिव होता है। ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अपने आंसर कैंसर है एट द पॉइंट ऑफ पॉइंटर एट द इन्फिनिटिव ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। स्टेट द इन्वर्जन फॉर्म्ड इन द सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन व्हेन द सिलेंडर इज फिक्स्ड इन द अभी देखे थे, अगर सिलेंडर फिक्स होता है, तो कौन सा होता है, अभी देखे थे बेटा, पहले क्या फिक्स होगा, सिलेंडर फिक्स होगा, तो सिलेंडर फिक्स होगा तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, रेसिप्रोकेटिंग इंजिन होगा। बट जो देखो इसमें से ऑप्शन नहीं है, आपके एग्जाम में ये पीओ के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आंसर लिया गया था पेंडुलम पंप, ये पेंडुलम पंप आंसर लिया था, ठीक है, बट ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ठीक है। मैं इसका अलग अलग बुक में सॉल्यूशन देखा हो, तो अलग अलग बुक में सॉल्यूशन देखा
तो जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को एज ए स्लाइडर मान लिया है। ये जो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर को एज ए स्लाइडर मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सिलेंडर एज ए स्लाइडर। अगर स्लाइडर फिक्स होगा तो पेंडुलम पंप या हैंड पंप या बुल इंजन सही आंसर है, बट अगर ओनली सिलेंडर फिक्स होगा तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आपका राइट आंसर होना चाहिए, एक्चुअल में आंसर होना चाहिए रेसिप्रोकेटिंग पंप या कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग इंजन या कंप्रेसर। इंजन या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये आपका एक्चुअल में राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, बट कोई बात नहीं, ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा अपन भी आंसर उसी हिसाब से देते जाएंगे। ठीक है, तो इसके सही आंसर कौन सा, पेंडुलम पंप नहीं लगाएंगे। अगर सिलेंडर फिक्स बोला है तो आपको हमेशा रेसिप्रोकेटिंग इंजन या कंप्रेसर को लगाना है, ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, या फिर आईसी इंजन रहेगा कंप्रेशन में, या फिर आईसी इंजन रहेगा कंप्रेशन में। ठीक है बेटा। द मैकेनिज्म ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द स्लाइडिंग पेयर इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन इज, इसमें देखो स्लाइडिंग पेयर फिक्स है, पिछले में क्या फिक्स था, सिलेंडर इज फिक्स था, बट इसमें क्या दिया, स्लाइडर इज फिक्स। जब स्लाइडर फिक्स है तो आपको सोचना ही है, जब स्लाइडर मैकेनिज्म, ठीक है, द मैकेनिज्म ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द स्लाइडिंग पेयर ऑफ स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडिंग पेयर ऑफ स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडिंग पेयर स्लाइडर, इस स्लाइडर में बस स्लाइडिंग पेयर देखिए, जब स्लाइडिंग पेयर फिक्स होगा तो सोचना ही नहीं है, यानी कि जब स्लाइडर फिक्स होता है तो बुल इंजन होता है। ठीक है, इसका अनदर अनदर और भी नेम होता है, क्या क्या नेम होता है देखिए, बुल इंजन और हैंड पंप और पेंडुलम, पेंडुलम। ठीक है, बाकी इसका डिटेल में समझा दिया था। जो फर्स्ट इन्वर्जन होता है, फर्स्ट इन्वर्जन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है, सिलेंडर इज फिक्स होता है। सेकेंड जो इन्वर्जन होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, दैट इज विथ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, या फिर आपको रोटरी इंजन या जीनोम इंजन होता है, इसमें क्रैंक फिक्स होता है, इसलिए इसको डबल क्रैंक मैकेनिज्म कहा जाता है। एंड थर्ड इन्वर्जन इज दैट कनेक्टिंग रॉड फिक्स होता है, कनेक्टिंग रॉड जब फिक्स होता है तो इसमें क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म कहा जाता है। इसमें आपका आता है आपका स्लाइडर स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, एंड ऑसिलेटेड सिलेंडर मैकेनिज्म बोला जाता है, ऑसिलेटेड सिलेंडर मैकेनिज्म। एंड फोर्थ, जब स्लाइडर फिक्स होता है, स्लाइडर जब फिक्स होता है, हैंड पंप या बुल पंप या फिर आपका पेंडुलम मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट को। द नंबर ऑफ लिंक विच इज रिक्वायर्ड टू, ये एल है सही, नंबर ऑफ लिंक एल, ठीक है, ये लिंक एल होगा, ठीक है, ये एल होगा, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ लिंक क्या है, एल, एल है, ये भी एल होगा। ठीक, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पेयर पी, बहुत इजी है। अभी देखे तो इसमें सेटिस्फाइड कौन सा समझाना पड़ेगा, ठीक है, तो एल बराबर 2p-4, एल बराबर 2p-4, एल बराबर 2, आंसर ए सही है। बट इसका कंडीशन और भी बहुत सारा होता है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, काइनेमेटिक चेन होने के लिए, फॉर काइनेमेटिक फॉर काइनेमेटिक चेन, फॉर काइनेमेटिक चेन, फर्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तो इसमें है एल बराबर 2p-4, क्या है, एल बराबर 2p-4, where L is the number of link and P is the number of pair। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, सेकेंड काइनेमेटिक चेन होने के लिए J बराबर 3/2 L-2, थर्ड है 2J, 2J बराबर 3L-4, एंड लास्ट एक है L बराबर, L इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक इज इक्वल टू 2/3 J+2।
ये पॉइंट आपको कंठस्थ होना चाहिए, इसमें से कोई भी ऑप्शन में दे देगा और आपसे पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन सा आपका करेक्शन सही है। ये नंबर ऑफ लिंक होने के लिए, ठीक है, और 4 बार मैकेनिज्म के लिए ये सेटिस्फाइड होता है। ठीक है बच्चे, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज द मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बेटा, अपन इसको ऐसे करते हैं, पहले नंबर ऑफ लिंक देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ लिंक है। एक फिक्स लिंक को एक लिंक मानते हैं, ये भी 1 हो जाएगा। 2, 3, ये 4 नंबर ऑफ लिंक। नंबर ऑफ जॉइंट देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ जॉइंट 4 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कर्टज-बर्च इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H माइनस HR माइनस HR। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा होना अकॉर्डिंग टू कुछ बैक इक्वेशन या कर्ज बैक इक्वेशन बोल देता हूं। कुछ बैक इक्वेशन देखिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है, L बराबर नंबर ऑफ लिंक, L दिस इज द नंबर ऑफ लिंक, J नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट या नंबर ऑफ लोअर पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ BJ, H नंबर ऑफ हायर पेयर, नंबर ऑफ हायर पर इंपॉर्टेंट है HR इज द रिडंडेंट लिंक, रिडंडेंट लिंक एक ऐसा लिंक होता है जो फ्रीली मोशन करते रहते हैं, यानी कि उसके मोशन से उस मैकेनिज्म में कोई भी इफेक्ट नहीं आता, उस मोशन से उस मैकेनिज्म में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। यानी कि ये जो लिंक नंबर 4 है ये रिडंडेंट लिंक है, रिडंडेंट लिंक नंबर जो 4 है क्या है, ये रिडंडेंट लिंक है। ठीक है, यानी कि लिंक नंबर 4 इज द रिडंडेंट लिंक, इसके मोशन से इस मैकेनिज्म में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ लिंक कितना है 4 माइनस 1 माइनस 2, नंबर ऑफ जॉइंट कितना है 4, हायर पेयर 0 है। ठीक है, हायर पेयर इसमें क्या है, हायर पेयर 0 है। ठीक है, हायर पेयर 0 है, तो हायर पेयर रखने की कतई जरूरत नहीं, हायर पेयर 0 हो गया। 4 और माइनस HR 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि मोबिलिटी बोलते हैं इसको, 3 4 माइनस 3 9, ठीक है, माइनस 8 माइनस 9, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 0। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, यानी कि आपको कोई भी इंडिपेंडेंट मोशन नहीं मिलेगा कोई लिंक को फिक्स करने के बाद, यानी कि आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो। ये क्वेश्चन देखे, एक यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखे थे अकॉर्डिंग टू कुछ बैक इक्वेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H माइनस HR। ठीक है, L इज द नंबर ऑफ लिंक, J इज द बाइनरी जॉइंट या लोअर पेयर, H बराबर हायर पेयर एंड H आर रिडंडेंट लिंक। बट इस केस में रिडंडेंट लिंक भी 0 है और हायर पेयर भी 0 है, दोनों 0 है। रिडंडेंट लिंक एज वेल है हायर पेयर इज 0। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब जो है, ध्यान से देखेंगे, जो L-1 होता है, L-1 का मतलब कोई एक, जितना टोटल नंबर ऑफ लिंक में से एक लिंक फिक्स है, टोटल नंबर ऑफ लिंक में से एक लिंक फिक्स है, बट इसमें कोई भी लिंक फिक्स है नहीं है, मतलब टोटल जितना लिंक आएगा उतना लिंक को लिखना है, आपको -1 नहीं करना है। यानी कि इस केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा कितना लिंक, पहले लिंक कितना, लिंक 1 2 लिंक और जॉइंट कितना, जॉइंट 1 जॉइंट है। ठीक है, यानी कि इस केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू लिंक, देखो L-1 नहीं करना, जितना लिंक है उतना लेना, कि कोई भी लिंक फिक्स नहीं, 2 लिंक माइनस 2 इंटू 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 6 माइनस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 4। इस केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आया है। एक यूनिक सवाल है, आपको ये सवाल, इस टाइप का सवाल बनने आना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 4 हो गया। ठीक है, figure shows as a 4 bar chain and the number of indicates the respective link length in centimeter, the type of mechanism is known। देखो इसमें मैकेनिज्म पूछा गया, ये 4 बार चेन है, 4 बार चेन देखते ही शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स देखते ही, देखो 5 8 9 10 जितना भी लिंक है आपके पास यहाँ पे
5, 8, 10, 9, यानी कि 5 जो है शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है। और शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स देखते ही तुरंत मत लगा देना कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, यानी कि जब शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता है तो उसके नियरेस्ट एडजेसेंट लिंक, इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक हमेशा 360 रोटेट होता है। इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक हमेशा 360 रोटेट होता है, और कोई लिंक अगर 360 कंप्लीटली रोटेट हो रहा है तो उसको क्रैंक बोला जाता है, क्रैंक लिंक बोला जाता है, यानी कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म होगा। ये भी क्रैंक हो जाएगा, ये भी क्रैंक हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले आप लोग को देखना है कि ग्रेसर लॉ सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अगर ग्रेसर लॉ सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, तो ही अपने को मैकेनिज्म को इसमें लगाना है। ग्रेसर प्लस सेटिस्फाइड करने से 3 मैकेनिज्म होता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म और क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट फिक्स होता है, डबल रॉकर मैकेनिज्म अपोजिट टू शॉर्टेस्ट फिक्स होता है। ओके बेटा, तो सबसे पहले अपने को ग्रेसर लॉ देखना चाहिए। तो ग्रेसर लॉ को देख लेते हैं सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ग्रेसर लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, ग्रेसर लॉ पहले सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेसर लॉ क्या बोलते हैं, देखिए ग्रेसर लॉ क्या बोल रहा है। सपोज मान लीजिए आपके पास एक लिंक है, ये अनदर लिंक है, ये अनदर लिंक है, ये अनदर लिंक है। ठीक, मान लीजिए ये पिन जॉइंट है, ठीक है, और सब बाइनरी जॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका शॉर्टेस्ट लिंक है, दिस इज द एस, ठीक है, और ये एल है। बाकी एक का नाम पी दे देते हैं और दूसरा नाम क्यू दे देते हैं। ओके, ग्रासप लॉ क्या बोलते हैं, अगर शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन इक्वल टू, इसमें लेस देन ले लो, लेस देन अनदर टू लिंक, अगर ये हो रहा है तो आपका ग्रेसर लॉ सेटिस्फाइड है। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट सम, द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन दैट ऑफ summation of other two link. Longest link summation of shortest link and longest link is less than that of the another two link. ठीक है, छोटा लिंक और बड़ा लिंक का योग बाकी दो लिंकों के योग से छोटा होना चाहिए, ग्रासर प्लस सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब पिछला हम लोग दे देते हैं, शॉर्टेस्ट लिंक कितना 5, लॉन्गेस्ट लिंक कितना 10 है, तो 5 + 10, ठीक है, 5 + 10 और कितना है 9 + 8, 9 + 8, ठीक है, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 और 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये क्या है शॉर्ट है, यानी कि ग्रेसर प्लस सेटिस्फाइड हो रहा है। जब ग्रेसर प्लस सेटिस्फाइड होगा तो जब शॉर्टेस्ट लिस्ट फिक्स होगा, ग्रेसर प्लस सेटिस्फाइड होने के बाद अगर शॉर्टेस्ट लिस्ट फिक्स हो रहा है, शॉर्टेस्ट लिस्ट फिक्स हो रहा है, ठीक है, ग्रेसर प्लस सेटिस्फाइड होने के बाद अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स हो रहा है तो ये लिंक भी आपका 360 डिग्री रोटेट होगा और ये लिंक भी आपका 360 डिग्री रोटेट होगा। 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट हो रहा है, ये भी 360 की, ये इनपुट लिंक है, इनपुट और आउटपुट लिंक को देखना है, इनपुट और आउटपुट लिंक को देखना है। अगर 360 रोटेट हो रहा है तो ये कहलाएगा क्रैंक, ये कहलाएगा क्रैंक और ये भी कहलाएगा क्रैंक, यानी कि डबल क्रैंक होगा। क्रैंक क्रैंक यानी कि कितना हो जाएगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ये क्या हो जाएगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, या ड्रैग मैकेनिज्म बोलते हैं, इसका ड्रैग लिंक मैकेनिज्म भी बोलते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। इसका दूसरा नाम है ड्रैग लिंक मैकेनिज्म। क्या है, ड्रैग लिंक मैकेनिज्म, दूसरा नाम है ड्रैग लिंक मैकेनिज्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, किसी भी नाम से सवाल पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, कौन सा आंसर डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म का आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, क्यों डबल क्रैंक अभी तो समझा था, डबल क्रैंक ये आपका 360 डिग्री रोटेट होगा क्योंकि ग्रेसर प्लस सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि ये क्रैंक हो जाएगा और ये भी आपका 360 रोटेट होगा, ये भी क्रैंक हो जाएगा
ठीक है, क्यों? क्योंकि s प्लस एल इज लेस देन p प्लस क्यू, यानी कि ग्रासेफ लॉ सेटिस्फाइड। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, ग्रासेफ लॉ सेटिस्फाइड। ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। If link one moves with the angular velocity omega 1 and second link move with the angular velocity omega 2, if the same direction, which of the correct equation of the rubbing velocity at the pin joint whose radius is r? देखिए बेटा, आपको तो एक फॉर्मूला पता है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन। इसी रिलेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अपने को क्या पता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या रिलेशन, इसी रिलेशन से अपन प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, देखिए बेटा, रिलेशन होता है v linear velocity is equal to angular velocity into radial distance। ये आपको पता है? ठीक है, ये आपको पता है तो बिल्कुल एकदम आसानी से निकल जाएगा। देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे। इसमें एंगुलर वेलोसिटी 2 दिया है, यानी कि सपोज मान लीजिए, ये आपके पास एक लिंक है और ये आपके पास एक लिंक है, दो अनदर लिंक है। ठीक है, दो लिंक है और इस लिंक है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। देखिए, मान लो ये दोनों लिंक अगर एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मान लो इसका भी रोटेशन रोटेट हो रहा है ओमेगा 1 से, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेशन सेम डायरेक्शन रोटेशन, बोथ लिंक सेम डायरेक्शन रोटेशन है। ठीक, और इसका देखिए, मान लो एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये इस डायरेक्शन रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से, और इस डायरेक्शन रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा आर, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर बराबर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो नेगेटिव साइन, सॉरी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो पॉजिटिव साइन, अगर अगर सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो नेगेटिव साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अगर सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन। पूछा क्या है, रबिंग वेलोसिटी, पूछा क्या है आपसे, जॉइंट रबिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो रबिंग वेलोसिटी क्या होता है, देखिए रबिंग वेलोसिटी होता है, ध्यान से देखेंगे, रबिंग वेलोसिटी को डिनोट कर वी आर,
वी आर बराबर ओमेगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, ठीक है, इंटू आर, मतलब लिंक का जो रेडियल डिस्टेंस है आर। तो वी आर क्या हो जाएगा, वी आर बराबर, चूंकि सेम डायरेक्शन में वी आर रविंग वेलोसिटी, वी आर बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है इसलिए ओमेगा आर हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू आर, इंटू आर, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया। ये सब कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बेटा? यस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गियर ट्रेन विल गिव ए स्मॉलेस्ट स्पीड रिडक्शन फ्रॉम द फर्स्ट शाफ्ट एंड लास्ट शाफ्ट? देखें, फर्स्ट शाफ्ट और लास्ट शाफ्ट जो स्मॉलेस्ट रिडक्शन देता है दैट इज द सिंपल गियर ट्रेन, दैट इज द सिंपल गियर ट्रेन। मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, दैट इज द सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है, दैट इज द सिंपल गियर ट्रेन। इसके साथ और छोटा छोटा गियर कनेक्ट रहेगा, मतलब इंटरमीडिएट गियर कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें जो रिडक्शन होता है वेलोसिटी, ठीक है, इसमें जो वेलोसिटी रिडक्शन होता है ये बहुत कम अमाउंट में होता है। वेलोसिटी रिडक्शन क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। जो सेंटर गियर होता है उसको बोलते हैं आइडियल गियर। क्या बोलते हैं, आइडियल गियर। आइडियल गियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आइडियल गियर है, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इंटरमीडिएट गियर, आइडियल गियर, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसका बस इतना, ये वेलोसिटी रिडक्शन में भी कोई रोल अदा नहीं करता है, या फिर स्पीड रेशियो में भी या वेलोसिटी रेशियो में भी कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। इसका बस रोल होता है, इसका बस देखो, इसका जो वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1, सॉरी ओमेगा 4, देखो 1 2 3 4 4, यानी कि ओमेगा 4 अपन ओमेगा 1 होता है, क्या होता है, T1 अपन T4। तो इंटरमीडिएट गियर इसमें कोई काम में नहीं है, देखिए इंटरमीडिएट गियर नहीं है, 2 और 3 कहीं नहीं है, ठीक है। इसलिए स्मॉल रिडक्शन के लिए, रेशियो के लिए यूज किया जाता है। बट जो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो सिंपल गियर ट्रेन होता है वो बहुत सिंपल होता है, इसका जो इंटरमीडिएट गियर होता है उसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए इसका रिडक्शन भी रेशियो बहुत कम होता है। बट इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का रिडक्शन रेशियो बहुत हाई होता है। बट अपने को डायरेक्ट आंसर याद रखना है, सिंपल गियर ट्रेन, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है बेटा। The radius of the pitch circle of the gear is 50 mm and the value of the addendum is 5 mm. What is the radius of the addendum circle? देखिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। अपन को सबसे पहले 4 सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल, 1 सर्कल, अनदर सर्कल, थोड़ा पास में हो जाएगा, ये ज्यादा दूर नहीं रहता है, ठीक है। ये एक अनदर सर्कल, एंड वन मोर सर्कल, 4 सर्कल ड्रॉ करना है, एंड मोर सर्कल, ये ड्रॉ कर दिया। देखिए बेटा, ये इसको बोलते हैं एडेंडम सर्कल। अब सर्कल को समझना पड़ेगा आपको। ये जो बाहर वाला सर्कल है एकदम मोस्ट एडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल। जो इनर मोस्ट सर्कल है, इनर मोस्ट सर्कल, ठीक है। ये जो छोटा वाला सर्कल उसको डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, ठीक है। ये जो होता है बेस सर्कल होता है, दिस इज द बेस सर्कल और दिस इज द पिच सर्कल, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एसी करके, एडेंडम सर्कल यानी कि एसी, डिडेंडम सर्कल यानी कि डीसी, दिस इज द पिच सर्कल, और ये होता है बेस सर्कल, ठीक है, ये होता है बेस सर्कल। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये आपका एडेंडम सर्कल का रेडियस है, यानी कि रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ए आर नाम दे देते हैं, ए आर,
क्या नाम देंगे, ए आर, दिस इज द ए आर, ठीक है। एंड ये जो है ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द पिच सर्कल, यानी कि पिच सर्कल रेडियस एसी नाम दे देते हैं, ठीक है। पिच सर्कल एपी नाम देते हैं, एपी पिच सर्कल रेडियस, सॉरी सॉरी पी आर, पिच सर्कल रेडियस यानी कि पी आर, ठीक है। देखो एडेंडम सर्कल रेडियस से अगर पिच सर्कल रेडियस को माइनस करते हैं, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या है, दिस इज द एडेंडम। जब पिच, सॉरी देखिए, जब पिच सर्कल में यानी कि पिच सर्कल रेडियस के साथ अगर एडेंडम जोड़ते हैं तो एडेंडम सर्कल रेडियस आता है। क्या, एडेंडम सर्कल रेडियस। अगर पिच सर्कल रेडियस में एडेंडम जोड़ते हैं, ये क्या है, एडेंडम। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस है एडेंडम। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एडेंडम। क्या बोला जाता है, एडेंडम। दिस इज द एडेंडम, यानी कि पी आर प्लस अगर एडेंडम जोड़े, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एडेंडम सर्कल यानी कि ए सी पूछा है, ठीक है। आपका रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल यानी कि ए आर पूछा है। तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू पी आर प्लस एडेंडम, यानी कि ए आर बराबर पी आर दिया 50 और ये दिया 5, यानी कि ए आर हो जाएगा 55। ए आर कितना हो जाएगा, 55। तो देखिए बड़ा सिंपल से निकल गया, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है। 55, तो आंसर कितना है, बी आंसर। कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। द प्रोफाइल ऑफ द गियर इज इन्वॉल्व विथ 200, ठीक है। If the length of the path of approach and length of the path of recess 28 mm and 25 mm respectively, what is the length of the arc of contact? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट अपन cos फाइव। क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट अपन cos फाइव। फाइव इज द प्रेशर एंगल, यानी कि कुल मिला के आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, कुल मिला के आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसर्च, ठीक है। पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। पाथ ऑफ अप्रोच क्या है, पाथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिचेस, पाथ ऑफ अप्रोचेस प्लस पाथ ऑफ रिचेस प्लस पाथ ऑफ रिसेस, रिसेसेस डिवाइडेड बाय cos फाइव। तो आंसर आ जाएगा आपके पास, पाथ ऑफ अप्रोचेस पाथ ऑफ रिसर्चेस 28 प्लस 25, ठीक है। cos फाइव कितना दिया है, cos 20 यानी कि 0.94, ठीक है। इसका आंसर लगभग आता है 56.9353, 50, सॉरी 56.3 समथिंग आ गया, 56.4, 56.4, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 56.4। आपका फाइनल आंसर है 56.4, यानी कि आंसर नंबर डी सही आंसर। तो आपको फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। द प्रोफाइल ऑफ गियर्स हैविंग ए मॉड्यूल ऑफ 12 mm एंड लेंथ ऑफ आर्क कॉन्टैक्ट इज 60 mm, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट रेशियो। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉन्टैक्ट रेशियो, कॉन्टैक्ट रेशियो बराबर अप्रोचेस गियर हैविंग मॉड्यूल 12 mm एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट 60 mm, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेशियो पर आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, सब आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लास में मिलेगा, ठीक है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपन सर्कुलर पिच,
ठीक है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर डिटेल देखेंगे तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपन पीसी सर्कुलर पिच होता है, फाइव डी अपन टी, और डी अपन टी होता है एम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन 5 एम भी लिख सकते हैं, 5 एम, ठीक है, मॉड्यूल। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना दिया, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट 60 mm, और 5 एम कितना दिया, 12 mm मॉड्यूल दिया, यानी कि 5 इंटू 12 mm, ठीक। तो 60/5 यानी कि 22/7, 3.143, ठीक है, इंटू 12 यानी कि 3.143, 60, लगभग आंसर 1.59, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, अगर फाइनल आंसर देखेंगे तो लगभग सी नंबर आंसर 1.6 के बराबर, 1.6 के बराबर है, ठीक है बेटा। विच टाइप ऑफ गियर विल बी यूज फॉर ए नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इसके लिए आपको टाइप्स ऑफ गियर के बारे में पता करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ गियर के बारे में मैं ओरली बता दे रहा हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ गियर, फर्स्ट टाइप्स ऑफ गियर में देखेंगे, इसमें जब दोनों शाफ्ट, ठीक है, दोनों शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल होगा, जब दोनों शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, बोथ शाफ्ट पैरेलल टू ईच अदर, उस केस में आपका गियर का टाइप 3 टाइप्स हो जाएगा। एक होगा स्पर गियर, सेकंड हो जाएगा हेलिकल गियर, एंड थर्ड हो जाएगा हेरिंग बोन गियर, दैट इज आल्सो कॉल्ड डबल हेलिकल गियर, ठीक। एंड सेकंड टाइप, बोथ शाफ्ट इज इंटरसेक्टिंग, बोथ शाफ्ट इज इंटरसेक्टिंग में आता है विवेल गियर, ठीक है। विवेल गियर का भी फिर सब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। विवेल गियर के बाद आपका फिर नेक्स्ट आता है नाइदर शाफ्ट पैरेलल और नॉर इंटरसेक्टिंग, उस सिचुएशन में आपका आता है हाइपोइड गियर, एंड दैट इज और एंड नेक्स्ट इज वर्म एंड वर्म गियर, ठीक है। बट इस केस में आपका आंसर दो हो जाएगा, बी एंड सी ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, बी और सी ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। यानी कि हाइपोइड गियर एंड वर्म गियर, ठीक है। ये क्या होता है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ये जो होता है बोथ शाफ्ट नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है बेटा। A gear having 100 teeth is fixed and another gear having 25 teeth revolve around it. दो गियर हैं, एक गियर का 100 टीथ है और दोनों एक दूसरे से अराउंड, यानी कि दोनों एक्सटर्नली दोनों एक दूसरे के अबाउट रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, 25 वाला टीथ 100 टीथ के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है। द सेंटर लाइन ऑफ बोथ गियर बीइंग जॉइंड बाय एन आर्म से जोड़ा गया। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल बी मेड बाय द गियर ऑफ 25 टीथ ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म। देखिए बहुत सिंपल है, ठीक, ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को मैं अभी समझा दूं। एक फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, इस फॉर्मूला से जैसे आपको इजी पता है, सिंपल गियर ट्रेन देखेंगे, सिंपल गियर देखेंगे तो उसमें वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल गियर क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो सिंपल गियर का, आराम से समझते चलते हैं। देखिए ओमेगा 2/ω1 इज इक्वल टू -T1/T2, ठीक है। माइनस इसलिए आया T1 क्योंकि एक्सटर्नल कनेक्ट है। जब दोनों गियर एक्सटर्नली एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट रहता है तो दोनों का रोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है, इसलिए माइनस लाया। अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में आएगा तो दोनों क्या होगा, दोनों पॉजिटिव साइन आएगा, T1/T2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो था सिंपल गियर के केस में, बट आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ईपी साइक्लिक गियर के केस में, क्या ईपी साइक्लिक गियर, ठीक है। अब देखें वेलोसिटी रेशियो ऑफ ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, इस केस में इस टाइप का जो सवाल होता है, ठीक है, फॉर ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। बट इसमें जो अप्लाई जो ये है एप्लीकेबल किसके लिए होगा, देखिए एप्लीकेबल होगा, ध्यान से देखिए,
वन मेन गियर, ठीक है, मेन गियर, दूसरा पिनियन यानी कि ड्रिवेन गियर, एक होता है मेन गियर यानी कि इसको ड्राइवर गियर लिख देता हूं, वन डिवीजन, वन डिवियर एंड अनदर इज वन आर्म, आर्म, ठीक है। इस केस में एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला मैं आगे समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ध्यान से देखिए, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बस चुटकी में आपको सवाल करना है। देखिए, मान लीजिए नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक गियर ऐसा है, ठीक है, इस गियर के साथ एक दूसरा गियर रिवॉल्व हो रहा है विद द हेल्प ऑफ आर्म, ठीक है। बीच में क्या है, ये सेंटर डिस्टेंस हो गया, ये आपका सेंटर डिस्टेंस होगा, इसमें एक आर्म फिट किया गया है, क्या, एक आर्म, आर्म है, ठीक है। दिस इज द गियर वन, गियर वन, गियर टू, और ये आर्म है, ठीक है, क्या है, आर्म, गियर वन, गियर टू। इसका जो नंबर ऑफ टीथ है 100 टीथ और 25 टीथ, ये है 100 टीथ, T1 बराबर 100 और T2 बराबर 20। क्या बोल रहा है, जो आर्म है वो फिक्स है, जो आर्म है वो 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, आर्म 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, और जो गियर 1 है ये फिक्स्ड है, जो गियर 1 है ये फिक्स है, ठीक है। इस सिचुएशन से एक मास्टर फॉर्मूला याद रखिएगा, मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। मास्टर फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी रेशियो ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1 क्या होता है, इसका एक्चुअल में होता है माइनस T1 अपन T2 सिंपल गियर ट्रेन का। बट इस केस में अपन को क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, इस केस में अपन को ओमेगा 2 के साथ ओमेगा आर्म को जोड़ देना है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूं, देखिए क्या फॉर्मूला है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर्म बराबर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा आर्म इज इक्वल टू माइनस T1 अपन T2। ये मास्टर फॉर्मूला, ये मास्टर फॉर्मूला का बिल्कुल ना भूलिएगा, इसको आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आपसे पूछा गया W2 फाइंड आउट करने बोला है, तो W2 रखते हैं, आर्म का रिवॉल्यूशन 1 है, ओमेगा 1 फिक्स है यानी कि 0 हो जाएगा, उसका रोटेशन कुछ नहीं है, ओमेगा आर्म इतना है, माइनस T1 कितना दे 100 और T2 कितना दे 25, ठीक है। T1 कितना दिया 100, T2 दिया 25। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 25 ओमेगा 2 माइनस 25 इज इक्वल टू 100, उधर जाके 25 ओमेगा 2 हो जाएगा 125, यानी कि ओमेगा 2 हो जाएगा 5, ओमेगा 2 कितना 5, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 5, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 5, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना का 5 आ गया, तो आपका फाइनल आंसर, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये मास्टर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गियर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दोनों गियर का टिप, जब ये मान लो एक गियर का टिप है और एक गियर का टिप है, जब दोनों गियर का टिप, ठीक है, उसके जहां पे आपका मेन गियर का जहां पे स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, टिप अगर दोनों गियर का टकराता है, ठीक है, तो वहां से कुछ मटेरियल को रिमूव कर लेते हैं, उसे रिमूव को अंडरकट कहते हैं, ठीक है, यानी कि डिग आउट हो जाता है मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, डिग आउट हो जाता है, ठीक है। अब इसको इंटरफेरेंस यानी कि बहुत खतरनाक है, एक बार इंटरफेरेंस आ गया दोनों, तो यानी कि आपका गियर को चेंज करना पड़ेगा, गियर का डेथ निश्चित है, ठीक है, 100% डेफिनेटली गियर डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अंडरकट जो होता है ये बहुत हानिकारक होता है, तो अंडरकट को रिमूव करने के लिए डिफरेंट टाइप आया है, रिमूव तो नहीं कर सकता, मिनिमाइज द इंटरफेरेंस मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड आया है। एक मेथड होता है कि प्रेशर एंगल को बढ़ा दो, एक मेथड होता है कि उसके टिप को थोड़ा सा कट कर दो ताकि एकदम डिप ना हो पाए,
एक होता है कि नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा दो, उसके पेरिफेरी में नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा दो, कभी कभी होता है सेंटर डिस्टेंस को बढ़ा दो, दोनों गियर के बीच का सेंटर डिस्टेंस को बढ़ा दो, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, कितना टीथ मतलब नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा दो। तो आपसे पूछा जाता है, एक डेरिवेशन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है, टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है, कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रखना चाहिए, ठीक है। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए आपको कितना लगभग कम से कम कितना टीथ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टीथ ऑफ द टूथ ऑफ मेटिंग गियर डिग इनटू द पोर्शन बिटवीन बेस एंड रूट सर्कल, ठीक है, जो बेस होता है या रूट सर्कल होता है उससे सम अमाउंट ऑफ मटेरियल को डिग करके कट अप करके निकल सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए बहुत अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीटर गियर इज करेक्ट, दिस आर, अभी मैं समझा था मीटर गियर, देखिए जो विवेल गियर होता है, ध्यान से समझिए, देखिए जो विवेल गियर होता है, एक टाइप होता है गियर का, गियर का एक टाइप होता है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, टाइप ऑफ गियर में अपन देखेंगे, both shaft intersecting each other, both shaft intersecting each other। गियर के टाइप जब देखते हैं, एक टाइप आता है जो दोनों शाफ्ट है, both shaft of gear, both shaft of gear intersecting each other, intersecting each other। इस केस में क्या सिचुएशन आता है, ध्यान से देखेंगे, जब दोनों शाफ्ट इंटरसेक्टिंग होता है उस केस में इंटरसेक्ट ऐसा आता है, उस केस में इंटरसेक्टिंग ऐसा एक इंटरसेक्टिंग का केस आता है, ध्यान से देखेंगे, उस सिचुएशन में ऐसे इंटरसेक्टिंग का केस आता है कि दोनों शाफ्ट एक दूसरे के 90 डिग्री आता है, दोनों गियर का जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट है 90 डिग्री आता है, क्या होता है 90 डिग्री आता है, ठीक है। जब 90 डिग्री आता है उस केस में जो आपका गियर होता है, ठीक है, कोनिकल शेप का गियर बनेगा, वो तो मीटर हमेशा बिवेल गियर में कोनिकल शेप गियर बनेगा, ठीक है। छोड़ इसको ऐसे कर देता हूं, उस केस में ये जो गियर का साइज है ये भी सेम साइज है, सेम साइज ऑफ गियर, ठीक है, बोथ गियर सेम साइज, बोथ गियर सेम साइज, ठीक है, एक नंबर। सेकंड, दोनों गियर का रोटेशन सेम, नंबर ऑफ रोटेशन भी सेम होगा, नंबर ऑफ रोटेशन भी क्या होगा, सेम, यानी कि वेलोसिटी रेशियो भी हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मीटर गियर के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन एक दिया, ऑप्शन क्या दिया, गियर स्पीड रिडक्शन, अच्छा दोनों का स्पीड सेम होगा, मिनिमम एक्सियल थर्ड नहीं, इक्वल स्पीड, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इस करेक्ट ऑप्शन, इक्वल स्पीड, इसका रोटेशन क्या होगा, रोटेशन इक्वल हो जाएगा, ठीक है, रोटेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन सेम, दोनों गियर का नंबर ऑफ रोटेशन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जितना क्वेश्चन था बहुत मजेदार क्वेश्चन था, सिलेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए, ठीक है। जो भी एग्जाम का डेट है 40-45 डेज बचा हुआ है, ठीक है, ऐसे डेली क्वेश्चन ले आएंगे, बीच में 2 दिन नहीं ले पाया था, थोड़ा तबियत डाउन था करके, ठीक है। बच्चे प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।